हाँ देखो देखो स्टूडेंट, जैसे कि अपनी लगातार क्लासेज चल रही थी, अपने क्या थे, जैसे कि मैंने बोला था कि अपने सारे टीचर्स, जो अपने सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं ना, वो क्लासेज लेंगे आपके लिए मेंस के लिए। और आपको कोई मतलब इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज आपकी जो क्लास होगी ना, वो क्लास किसकी होगी? आज आपके लिए बायोलॉजी के लिए क्लास लेंगे। कौन लेंगे? अपने डॉक्टर सर क्लास लेंगे बायोलॉजी के। और काफ़ी वर्षों से अध्ययन करा रहे हैं यहाँ पे, और बहुत जगह पे पढ़ाया हुआ है सर ने, और लगातार बच्चों को हित में कार्य कर रहे हैं। तो ये डॉक्टर साहब आज क्लास लेंगे, तो आपको आज अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना? तो आप अच्छे से पढ़ो और बताना फिर आपको कैसा लगा एक बार। ठीक है? तो पढ़ो एक बार, डॉक्टर सर क्लास लेंगे आज आपकी। नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुशील सारण, और जनरल साइंस के अंदर जो बायोलॉजी वाला जो पार्ट आपका मेंस के अंदर है उसको लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, और अधिक से अधिक कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे अपने। तो अपने जो पार्ट है, एक आहार और पोषण वाला भाग दिया हुआ है इसके अंदर, मेंस के अंदर, उस वाले भाग को लेंगे। उसके बाद में शरीर के जो तंत्र है, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम है, उन सिस्टमों को अपने ले लेंगे। सिस्टम्स लेने के बाद में फिर जो रोग आता है, कॉमन डिजीज है, इसमें सामान्य संक्रामक है, गैर संक्रामक रोग है, उनको ले लेंगे अपने। एक कोशिका का पार्ट है, वो भी ले लिया जाएगा। और उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी है, जैव प्रौद्योगिकी, उनको लेंगे अपने। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी है सबसे पहले, उस ह्यूमन फिजियोलॉजी को लेते हैं अपने। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, मेंस के अंदर जो अलग अलग तंत्र दे रखे हैं, उनमें से सबसे पहले अपने जो तंत्र की बात करेंगे, और वो तंत्र अपने लेते हैं पाचन तंत्र। तो सर व्हाइट बोर्ड करना नहीं चाहिए, पाचन तंत्र लेंगे इसमें। तो सबसे पहले अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर देखें, अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मेंस के अंदर आपके, इसमें शरीर के तंत्रों के बारे में जानकारी है। शरीर के तंत्र, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम। इस शरीर के तंत्रों में सबसे पहले जो अपने ले रहे हैं वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले तो अपने जो भोजन ग्रहण करते हैं, उस भोजन के अंदर जैसे गेहूं है, चावल है, उसके अंदर तो होता है कार्बोहाइड्रेट। दालें अपने लेते हैं, उसमें अधिकतर होता है प्रोटीन। घी और जो तेल है उसके अंदर होती है वसा या लिपिड। अनेक प्रकार के सिट्रस फ्रूट है, जैसे खट्टे फलों के अंदर विटामिन सी, अनेक हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन होंगे। और इसके अलावा जैसे खनिज लवण है, साल्ट अपने लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, NaCl, उसमें आयोडीन भी होता है। दूध के अंदर कैल्शियम है, आयरन है। इसके अलावा जैसे अपने देखें, फास्फोरस है। अनेक प्रकार के खनिज लवण लिए जाते हैं मिनरल्स के रूप में, और एक जल है। इन पार्ट को लेते हैं। तो भोजन की जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन की क्रिया भोजन के अंदर तीन ही भागों की होगी। एक तो किसकी होगी? अपने कार्बोहाइड्रेट की होगी, दूसरा प्रोटीन की होगी, और वसा की होगी। इन तीनों भागों का पाचन होता है। बाकी जो भाग है, विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, इनका पाचन नहीं होता है। इनका सीधा ही आंतों से अवशोषण हो जाता है। तो सबसे पहले भोजन को अपने मुख में लें, तो लार के अंदर एक एंजाइम होता है अपना, और वो एंजाइम होता है टाइलिन, टाइलिन एंजाइम।
तो टाइलिन एंजाइम क्या करता है, पाचन की क्रिया को शुरू कर देगा। और किसका पाचन करेगा टाइलिन, स्टार्च का करेगा। जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट, उस स्टार्च को किस में बदलेगा, माल्टोज में बदल देगा। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ये काम किसने किया, टाइलिन एंजाइम ने किया। तो पाचन की क्रिया शुरू कहां से हो जाएगी, मुख से शुरू हो जाएगी। मुख से पाचन करना शुरू कर दिया, टाइलिन ने कर दिया। और 30% जो स्टार्च है, उस 30% स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। माल्टोज जो शुगर होती है वो दो शुगर के मिलने से बनती है, दो ग्लूकोज के मिलने से बनती है। यूं कह सकते हैं उस स्टार्च को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। उसके अलावा एक अपने लार में एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, तो ये जो लाइसोजाइम होता है, ये हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, भोजन को अपने ग्रहण कर रहे हैं, भोजन को यदि माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें अनेक सूक्ष्म जीवाणु दिखेंगे। वो जीवाणु अपने शरीर में जा रहे हैं तो अनेक रोगों को उत्पन्न कर सकते हैं शरीर में। तो उन हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देगा ताकि वो जो अपने शरीर में अंदर जीवाणु जाएंगे नहीं और अपने को रोगों से क्या रहेगी, सुरक्षा रहेगी। इसके अलावा अपने जैसे देखें, मुख के अंदर लार भी तो आती है अपनी। लार की 3 जोड़ी ग्रंथियां होती है, लारीय ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स होती है लारीय ग्रंथियां, 3 जोड़ी होती है। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से लार निकलता रहता है। तो लार क्या करता है, पचाने में भी सहायता कर रहा है, दूसरा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट भी कर रहा है, और भोजन को चबाने में सहायता भी करता रहता है। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पेरोटिड। पेरोटिड ग्रंथि ये कान के नीचे होती है, यहाँ पे सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि होती है। एक निचले जबड़े के पास होती है अपनी सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और एक जीभ के नीचे होती है सब लिंगुअल। आपको आरएस मेंस के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए जो कुछ कीवर्ड लिखे जा रहे हैं, इनको अधिक से अधिक यूज करना है आपको, कि अधिक से अधिक कम शब्दों में अच्छा से अच्छा लिखोगे तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। तो ये 3 जोड़ी लारी ग्रंथियां ली अपने, पेरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, इनसे लार निकलती रहती है। दूसरा, माउथ के अंदर क्या होगा अपने, मुख के अंदर दांत भी तो होते हैं। तो दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाने में सहायता करते हैं, पकड़ने में सहायता करते हैं, काटने में सहायता करते हैं। तो दांत जो होते हैं उनको अपने जैसे देखें, ये जबड़ा है जैसे अपना एक, इस जबड़े के अंदर आगे की तरफ की कैटेगरी के जो दांत होते हैं, इन दांतों को कहते हैं इनसाइजर। इनसाइजर टीथ होंगे अपने। फिर हल्के से तीखे दांत होते हैं ऐसे, ये दांत कहलाएंगे कैनाइन। इनसाइजर के कारण इनको शो करते हैं आई के द्वारा, कैनाइन के कारण इनको शो करेंगे सी के द्वारा, कैनाइन टीथ। और फिर इस प्रकार के दांत होते हैं जो प्री मोलर होते हैं, प्री मोलर, पीएम से शो करते हैं इनको। ये भोजन को चबाने का काम करते हैं। और उसके बाद में लास्ट वाले जो दांत होते हैं, लास्ट कैटेगरी के जो दांत होते हैं, इन कैटेगरी के दांतों को कहते हैं अपने मोलर टीथ। एम से शो करेंगे मोलर को। 4 कैटेगरी है, इंसाइजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। एक जबड़े के अंदर, आधे जबड़े के भाग के अंदर अपने देखें तो 2 दांत तो इंसाइजर है, एक कैनाइन है, 2 प्री मोलर है और 3 मोलर है। लास्ट वाला जो दांत होता है उसको कहते हैं अक्कल दाढ़, विजडम टीथ, वो बाद में आती है एक प्रकार से। तो ये एक जबड़े के लिए अपने आधे पार्ट के ऐसा का ऐसा इधर की तरफ होगा। इस प्रकार से फार्मूला बन जाएगा इसका 2123 अपॉन 2123।
और N2 हो जाएगा 2। तो ये मनुष्य का कहलाता है दंत सूत्र, डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र कहला जाएगा। इस डेंटल फार्मूले के अकॉर्डिंग अपने बात करें। और फिर मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो छोटे बच्चों में अलग होता है। छोटे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होंगे, उनके अंदर एक तो प्री मोलर नहीं होते, बच्चों के अंदर प्री मोलर, और लास्ट वाला जो मोलर होता है, अंतिम मोलर, वो दांत नहीं पाए जाते। अंतिम मोलर जो दांत है वो अनुपस्थित होते हैं। उनका दंत सूत्र कैसे बनेगा बच्चों का, तो इनका दंत सूत्र इस प्रकार से बनेगा। इंसाइजर लेंगे पहले 2, फिर कैनाइन होंगे 1, प्री मोलर होते नहीं है, और लास्ट वाला जो दांत है जिसको अक्कल दाढ़ कहते हैं वो 20-25 साल के बाद आता है, वो बच्चों में नहीं होगा। 2102/2102 इस प्रकार की दांतों की संरचना रहेगी। तो ये 5 दांत ऊपर है, 5 दांत नीचे है, तो 10 होंगे, और 10 दूनी कितने हो जाएंगे, 20 दांत हो जाएंगे। 20 दांत होते हैं। ये दांत मिल्की टीथ कहलाते हैं, दूधिया दांत कहलाते हैं, और गिरने के बाद में वापिस आते हैं। इस प्रकार से मुख में अपनों ने दांतों की चर्चा कर ली, सामान्य व्यक्ति का दंत सूत्र और बच्चों का दंत सूत्र ले लिया अपनों ने। इसके बाद अपने जैसे देखें कि ये जो भोजन है इसको एक सामान्य अपने डायग्राम के द्वारा देखें, एक आउटलाइन के रूप में। अपना जो भोजन है ये जैसे मार्ग लिया अपनों ने, ये नासा मार्ग है, ये मुख मार्ग है, फिर ये ट्रैक कॉमन हो जाता है। इस कॉमन ट्रैक को कहते हैं फेरिंग्स या ग्रसनी। फेरिंग्स वाले भाग में भोजन जाएगा अपना। मुख और नेजल दोनों के लिए कॉमन ट्रैक है फेरिंग्स या ग्रसनी। फिर यहां से जो भोजन है आगे जाएगा। अब ये जो भोजन जाता है ये बोलस के रूप में जाता है अपना, बोलस जिसको निवाला भी कह सकते हैं, बोलस के रूप में भोजन को निकला जाएगा। और वो बोलस फिर आगे जाके देखें तो फेरिंग्स वाला भाग है, 2 भागों में बंट जाता है ऐसे। फेरिंग्स वाला जो पार्ट है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आगे के भाग को कहते हैं ट्रेकिया या श्वास नली, और पीछे वाला जो भाग है वो है ग्रास नली। तो भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। श्वास नली में जाने से रोकने का काम के ऊपर एक ढक्कन सा होता है ऐसे, ये ढक्कन क्या करेगा, इसको भोजन को श्वास नली में जाने से रोकेगा, प्रवेश करने से रोक देगा, ताकि भोजन इसके अंदर नहीं जाए। भोजन किस में जाए, ग्रास नली में जाए। और इस ढक्कन को कहते हैं एपिग्लोटिस। ये ढक्कनुमा जो संरचना है ये कहलाती है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहलाएगी। और फिर ये जो भोजन है ये अपना फिर आमाशय में चला जाएगा, थैलेनुमा भाग होता है, जे की आकृति की संरचना होती है आमाशय, वहां चला जाएगा। तो श्वास नली में भोजन को जाने से रोका किसने, एपिग्लोटिस ने रोक दिया। ग्रास नली में भोजन की पाचन की क्रिया नहीं होती, भोजन का केवल परिवहन होगा, और परिवहन होके भोजन किस में चला जाएगा, आमाशय में चला जाएगा, स्टोमक वाले भाग में चला जाएगा, आमाशय के अंदर चला जाएगा। अब आमाशय जो होता है, इस आमाशय के अंदर अपने चर्चा करें, ये जैसे अलग से लिया अपनों आमाशय को। इस आमाशय के अंदर एक रस निकलेगा, उस रस को कहते हैं जठर रस या गैस्ट्रिक जूस। तो जो जठर रस होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसमें एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl।
ये HCl भी क्या करेगा, जैसे लार में लाइसोजाइम ने हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट किया था, इसी प्रकार से अमाशय के अंदर भी कुछ हानिकारक जीवाणु पहुंच गए तो उनको HCl नष्ट कर देगा। तेजाब की तरह होता है एक प्रकार से, ये एसिड है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करेगा, माध्यम को अम्लीय बना देगा। दूसरा, आमाशय के अंदर एंजाइम जो होते हैं, एक एंजाइम होगा पेप्सिन और एक होगा रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों एंजाइम किसका पाचन शुरू करेंगे, प्रोटीन का पाचन शुरू कर देंगे, प्रोटीन के पाचन की क्रिया को शुरू करेंगे। तो प्रोटीन के पाचन की क्रिया कहां से शुरू होगी, अपनी आमाशय से शुरू, आमाशय स्टोमक से शुरू होगी। और जितने भी मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके लिए ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो प्रोटीन होता है, मांस से प्रोटीन लेते हैं, तो उनमें अधिकतर प्रक्रिया, पाचन की क्रिया किस में होती है, आमाशय में होती है। लेकिन जो मनुष्य है उसके लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, और अपनी जो पाचन की क्रिया जो अधिकतर होती है वो आंत में होती है, छोटी आंत में होती है, छोटी आंत में होगी। तो पेप्सिन और रेनिन ने पाचन किसका शुरू कर दिया, प्रोटीन का पाचन शुरू कर दिया। फिर यहां से ये जो भोजन है इसके पार्ट होते हैं इस तरह से आमाशय के अंदर, ये पाइलोरिक एंड होता है, ये कार्डियक है, ये कार्डियक, फंडस और बॉडी और पाइलोरिक एंड, ये इसके अलग अलग एंड होंगे। तो ये वाला जो एंड होता है पाइलोरिक एंड, इसको ध्यान रखेंगे, पाइलोरिक जो भाग होगा, पाइलोरिक, इस पाइलोरिक एंड के द्वारा और भोजन को आमाशय के अंदर, इसकी मांसपेशियां हैं उसको, भोजन को मथेगी, ऐसे संकुचन होगा पूरा का पूरा, एसिड घुल जाएगा और उस एसिड के द्वारा भोजन को गला दिया जाएगा। गला हुआ भोजन है, अर्धपचित भोजन है, वो फिर यहां से इसमें प्रवेश करेगा, और किस रूप में प्रवेश करेगा, काइम के रूप में प्रवेश करेगा, काइम के रूप में भोजन जाएगा। अब ये काइम के रूप में जो भोजन जाएगा इस प्रकार से छोटी आंत में जाएगा, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। छोटी आंत जो है आमाशय से जो निकली है, इस प्रकार से इस आमाशय से छोटी आंत जो निकली है, तो इसके स्टार्टिंग वाला भाग जो होता है वो सी के आकार का होगा, ऐसे यू शेप में, और फिर थोड़ा कुंडलित हो जाएगा यूं, इस प्रकार से कुंडलित मिलेगा, और फिर ज्यादा कुंडलित हो जाएगा ऐसे। तो छोटी आंत जो होती है लगभग 5 से 7 मीटर लंबी होती है, 18 से 20 फुट से भी ज्यादा लंबी है, लेकिन रहती कैसे है, ये कुंडलित रहती है। सबसे आगे का जो भाग होता है छोटी आंत का, ये सबसे फर्स्ट पार्ट लिया अपनों ने छोटी आंत का, इस वाले भाग को नाम दिया जाता है ड्यूडेनम, ड्यूडेनम है। दूसरा जो भाग है ये कहलाएगा जेजुनम, और लास्ट वाला जो भाग है वो कहलाएगा इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के 3 पार्ट ले लेंगे, और यहां से जो काइम के रूप में भोजन आया अपना, आमाशय से काइम की फॉर्म में आएगा, ये ड्यूडेनम वाले भाग में आएगा। इस काइम के साथ में एसिड घुला हुआ है, HCl आ रहा है, और यहां पे जो एंजाइम्स निकलेंगे, यहां पे अपने देखें एक अलग प्रकार की ग्रंथि होती है, यहां पर ये जो ग्रंथि है प्रकार से, इस ग्रंथि को अपने कहते हैं पैंक्रियाज, पैंक्रियाज है ये अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि के जो एंजाइम है, उन एंजाइमों को पाचन करने के लिए माध्यम चाहिए, क्षारीय बेसिक मीडियम चाहिए,
और अमाशय से तो यहाँ से एसिड आ रहा है, इसके अंदर अम्ल घुला हुआ आ रहा है, तो उस अम्लीय माध्यम में पाचन का काम कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए फिर अमाशय के अंदर, अमाशय से इस ड्यूडेनम वाले भाग में पाचन की क्रिया कैसे हो, तो अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइमों को माध्यम चाहिए क्षारीय, पीएच का लेवल 7 से ऊपर होना चाहिए। तो पीएच का लेवल जितना 7 से ऊपर होगा उतना बेस्ट रहेगा। तो उस पीएच के लेवल को 7 से ऊपर करेगा कौन, तो यहां अपने शरीर के अंदर देखें लीवर होता है, इस तरह से लीवर है, यकृत। इस लीवर से पित्त नलिका के द्वारा पित्त रस आएगा, पित्त नलिका के द्वारा पित्त रस आएगा, बाइल जूस आएगा। वो बाइल जूस माध्यम को बना देगा क्षारीय, क्षारीय माध्यम बना देगा उसको, और उस क्षारीय माध्यम के अंदर फिर इस अग्नाशय ग्रंथि के जो एंजाइम है वो पाचन करने का काम शुरू कर देंगे, पचाने का काम शुरू कर देंगे। अब अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइम जो है वो जो पाचन करने का काम करेंगे, ग्रहणी के अंदर पाचन की क्रिया, ग्रहणी में या ड्यूडेनम में पाचन की क्रिया, तो ग्रहणी में पाचन की क्रिया के लिए सबसे पहले जो है वो जो पित्तरस है, बाइल जूस माध्यम को क्षारीय बना दिया, और दूसरा जो वसा है, लिपिड है, चर्बी वगैरह, उसको सरल रूप में बदल दिया जाएगा। तो वसा का सरलीकरण करेगा। तो बाइल जूस है, पित्तरस, बाइल जूस या पित्तरस, ये दो काम कर रहा है। एक तो माध्यम को क्षारीय बना रहा है, क्षारीय माध्यम बना देगा, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। दूसरा वसा का सरलीकरण करेगा, और वसा के सरलीकरण को कहते हैं पायसीकरण, को सिंपल रूप में बदलना। वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन कर दिया जाएगा। इमल्सिफिकेशन कर दिया जाएगा, वसा का पायसीकरण कर दिया जाएगा। तो ये दो काम किसने कर दिए, बाइल जूस ने कर दिए। और उसके बाद में फिर क्या होगा, पाचन की क्रिया शुरू हो जाएगी ड्यूडेनम वाले भाग में, ग्रहणी में। तो ड्यूडेनम के अंदर जैसे देखें, एक तो एंजाइम काम करेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसका पाचन का काम करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा, प्रोटीन के पाचन की क्रिया का काम करेगा। दूसरा होगा एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट। और तीसरी कैटेगरी का जो एंजाइम है लाइपेज, लाइपेज है, लिपिड का है, यानी ये किसका पाचन करेगा, वसा का पाचन करेगा। इस प्रकार से तीनों पार्ट की पाचन की क्रिया होगी। यहाँ पे अग्नाशय ग्रंथि से जो एंजाइम आएंगे वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन करते हैं। तो तीनों ही कैटेगरी के उसके अंदर एंजाइम है। तो तीनों कैटेगरी के एंजाइम होने के कारण अग्नाशय ग्रंथि के रस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। देखो सबसे पहले अपने जो भी पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है। मैं 20-20 में क्लास को रिकॉल करूंगा, पूरी क्लास को, इस तरह से इसको ध्यान रखना है। तो इस क्लास को अपने स्टार्टिंग से मैं रिकॉल करता हूं आपको, फिर अपने आगे चलेंगे इसके अंदर। तो अपनों ने जो बात की थी ह्यूमन फिजियोलॉजी की, सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अपनों ने बात की शरीर के तंत्रों के बारे में बात की थी, ह्यूमन बॉडी के सिस्टम, शरीर के तंत्र। तो शरीर के तंत्रों में सबसे पहले तंत्र कौन सा लिया अपनों ने, पाचन तंत्र लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम लिया। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में अपनों ने चर्चा की थी कि मुख के अंदर पाचन की क्रिया को शुरू करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम होता है। जो टाइलिन एंजाइम है ये पाचन किसका करेगा, स्टार्च का करेगा।
और स्टार्च को कन्वर्ट किस में कर दिया जाएगा, माल्टोज में। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कौन कर देगा, टाइलिन एंजाइम कर देगा। दूसरा एंजाइम है लाइसोजाइम, लार के अंदर। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना, और एंजाइम ये हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करेगा, मुंह के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देगा। दूसरा, मुख में जो लार आ रही है वो 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से आती है। लार ग्रंथियां, सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। अब ये 3 जोड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी वाली जो होती है वो कान के नीचे होती है, ये होती है पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड्स। फिर निचला जबड़े को कहते हैं मैंडिबल, तो मैंडिबल के पास में कौन सा है, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड्स है, ये लारीय ग्रंथि है। जीभ के लिए टर्म आता है लिंगवा, तो जीभ के नीचे कौन सी है, सब लिंगवल। तो ये तीनें ध्यान रखेंगे, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगवल, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हो जाएगी अपनी। फिर अपनों ने बात की थी मुख के अंदर दांत होते हैं, दांत अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के दांत के कारण कहते हैं हेटेरोडोंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट टाइप के, तो अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। सबसे आगे की कैटेगरी के जो दांत होते हैं इनको कहते हैं इनसाइजर, आई से शो करेंगे इनको, इनसाइजर टिथ। दूसरा है कैनाइन टिथ, इनसाइजर टिथ और कैनाइन टिथ। कैनाइन टिथ एक होते हैं तीखे होते हैं, और कैनाइन टिथ मांसाहारी प्राणियों के अंदर ज्यादा तीखे होते हैं, तो मांस को चीर फाड़ करने का काम करते हैं। उसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है प्रीमोलर, पीएम प्रीमोलर, ये 2 दांत होते हैं। इनसाइजर कितने हैं, 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2, और मोलर कितने हैं, 3 दांत होंगे। 3 दांत कौन से हैं, मोलर दांत होते हैं। तो मोलर और प्रीमोलर जो होते हैं उनका मेन काम भोजन को चबाना होता है। लास्ट वाला जो मोलर दांत होता है अपना, जिसको अक्कल दाढ़ कहते हैं, वो बाद में आता है एक प्रकार से। इस तरह से मनुष्य का जो दंत सूत्र है वो क्या बन जाएगा, 2123 अपॉन 2123 इंटू 2। इस तरह से टोटल दांत कितने हो जाते हैं, 32 दांत हो जाते हैं। ये मनुष्य का दंत सूत्र लिया था अपनों ने। फिर चर्चा अपनों ने की थी कि बच्चों के अंदर जो दूधिया दांत होते हैं, उन दूधिया दांतों में कौन कौन से दांत नहीं होते। एक तो प्रीमोलर दांत नहीं मिलेंगे, और एक अंतिमोलर दांत नहीं पाए जाएंगे। प्रीमोलर और अंतिमोलर टीथ क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। तो ये 0 0 शो कर दिया प्रीमोलर को, और अंतिम मोलर एक है नहीं, तो 3 की जगह 2 ही रह गए। तो 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये 20 दांत होते हैं बच्चों के अंदर, मिल्की टीथ होते हैं। फिर चर्चा अपनों ने की थी कि अपना जो भोजन होता है वो मुख के अंदर लार और दांतों के द्वारा चबाकर उसको बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और वो जो बोलस होता है वो मुख से आगे की तरफ आएगा, निगला जाएगा। सबसे पहले बोलस किस में आएगा, फेरिंग्स में आएगा। फेरिंग्स नासा मार्ग और मुख मार्ग दोनों के लिए कॉमन ट्रैक है एक प्रकार से ही ये फेरिंग्स। फेरिंग्स से भोजन आगे की तरफ जाएगा, आगे 2 मार्ग हो जाएंगे। आगे की तरफ की नली है श्वास नली, ट्रेकिया, और पीछे होती है ग्रास नली। तो भोजन किस में नहीं जाना चाहिए, श्वास नली में नहीं जाना चाहिए। श्वास नली में जाने से रोकेगा कौन भोजन को, एपिग्लोटिस, ये ढक्कन होता है एक प्रकार से, ये श्वास नली में जाने से भोजन को रोक देगा। और फिर ग्रास नली से होता हुआ भोजन किस में जाएगा, अपने आमाशय के अंदर जाएगा, स्टोमक में चला जाएगा। आमाशय के अंदर जैसे भोजन जाएगा, आमाशय की दीवार से एक रस निकलेगा, जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। उस गैस्ट्रिक जूस में एक एसिड होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देगा,
भोजन को तेजाब सा होता है, गलाने का काम करेगा, माध्यम को अम्लीय बना देगा। और पेप्सिन और जो रेनिन एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू कर देंगे। आमाशय में किसका पाचन शुरू हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा। और मांसाहारी जो प्राणी होते हैं उनके लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है प्रोटीन। इसीलिए मांसाहारी प्राणियों में पाचन की क्रिया अधिकतर कहां पे होती है? आमाशय के अंदर पाई जाती है। फिर आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया, भोजन को गला दिया गया। आमाशय की दीवारों के ऊपर मांसपेशियां होती है, उन मांसपेशियों से भोजन को मथ दिया जाएगा। मथित जो भोजन है वो कायम अवस्था में आ जाएगा। किस फॉर्म में आ गया? कायम की फॉर्म में आ जाएगा। ये कायम अवस्था से भोजन है, इस आमाशय का ये जो पाइलोरिक एंड है, इस पाइलोरिक एंड से होता हुआ बाहर निकलेगा, छोटी आंत में आएगा। फिर चर्चा की थी अपनों ने छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के कौन कौन से भाग होते हैं? सबसे आगे का भाग होता है ड्यूडेनम या ग्रहणी, दूसरा भाग है जेजुनम। ड्यूडेनम वाला जो भाग होता है ये यू के आकार का होता है, सी के आकार का होता है। जेजुनम वाला भाग कुंडलित हो गया। और तीसरा भाग है इलियम। इलियम भाग बहुत ही ज्यादा कुंडलित होता है। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के 3 पार्ट हो जाएंगे। लगभग 5 से 7 मीटर लंबी है छोटी आंत, 18 से 20 फुट लंबी है। अब इसमें छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग है ड्यूडेनम, इस ड्यूडेनम के अंदर एंजाइम कौन सी ग्रंथि से आएंगे? पैंक्रियाज से आएंगे। पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि से आते हैं। इस पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि से जो एंजाइम आएंगे ये पाचन का काम क्या करेंगे? शुरू कर देंगे। पाचन की क्रिया को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। लेकिन अग्नाशय ग्रंथि के एंजाइमों को पाचन करने के लिए माध्यम चाहिए, क्षारीय, बेसिक मीडियम। वो क्षारीय माध्यम कहां से प्रोवाइड किया जाएगा? लीवर प्रोवाइड करेगा। लीवर क्या करेगा? पित्तरस को भेज देगा, बाइल जूस को। लीवर से बाइल जूस आएगा या पित्तरस आएगा। ये पित्तरस क्या करेगा? एक तो माध्यम को बना देगा क्षारीय, माध्यम क्षारीय बना दिया जाएगा। और दूसरा जो वसा के अंदर बड़े बड़े अणु है, फैटी एसिड है, उनको सरल रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो वसा का क्या कर दिया जाएगा? सरलीकरण कर दिया जाएगा। वसा का सरलीकरण कर दिया जाएगा, पायसीकरण कर दिया जाएगा। उसके बाद में फिर क्या होगी? ड्यूडेनम या ग्रहणी वाले भाग में पाचन की क्रिया शुरू होगी। और ड्यूडेनम में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। प्रोटीन के एंजाइमों की एक विशेषता होती है, इनके पीछे इन आता है अधिकतर। जैसे अपनों ने लिया पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, इस तरह से प्रोटीन के एंजाइम होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट का जो एंजाइम है वो है एमाइलेज। एमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया और लाइपेज ने वसा का किया। तो तीनों एंजाइम है, तीनों ही कैटेगरी के एंजाइम आ गए यहाँ पे। इसलिए अग्नाशय ग्रंथि के रस को कहते हैं पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। उसके बाद में जो भोजन है, ये जो पार्ट वापस दिखाता हूं आपको मैं, यहां पाचन की क्रिया हुई है ड्यूडेनम के अंदर। ड्यूडेनम से भोजन जाएगा जेजुनम में और इलियम में। अब यहां एंजाइम कहां से आए? पाचन करने के लिए तो एंजाइम की जरूरत होती है, तो ये इसकी दीवार से ये रस निकलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी ड्यूडेनम में और जेजुनम के अंदर, ड्यूडेनम में तो हो ही गया था, फिर जेजुनम और इलियम में अगला जो पार्ट है इसका जेजुनम एवं इलियम, ये छोटी आंत का भाग है। इसके अंदर इसकी दीवार से एक रस निकलेगा,
उस रस को कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस, सक्कस एंटेरिकस। ये जो रस होता है आंतरीय रस होता है सक्कस एंटेरिकस, या आंतरीय रस कह सकते हैं अपने। इसके अंदर भी एंजाइम होते हैं। तो भोजन के पाचन की आवश्यकता सबसे ज्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट की है। तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित इसमें एंजाइम होंगे। एक एंजाइम होता है लैक्टेज। दूध के अंदर शर्करा होती है ना, लैक्टोज, उस लैक्टोज का पाचन करेगा ये। तो लैक्टेज जो एंजाइम है, ये जो लैक्टोज होता है दूध के अंदर, उस लैक्टोज को तोड़ देगा। और किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में। तो ग्लूकोज और जो गैलेक्टोज है ये कैसी शर्करा है? मोनोसैकेराइड है, एक एक अणु है। वापिस देख लें, लैक्टेज एंजाइम ने लैक्टोज शुगर को इसमें तोड़ दिया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ दिया। इसी प्रकार से एक कैटेगरी का एंजाइम होता है सुक्रेज। ये भी उस सक्कस एंटेरिकस के अंदर ही है। तो सुक्रेज होगा, वो सुक्रोज को तोड़ेगा। सुक्रोज गन्ने के रस में होता है, लैक्टोज दूध के अंदर होता है। उस सुक्रोज को कन्वर्ट किस में कर दिया जाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। तीसरी कैटेगरी का इसमें कार्बोहाइड्रेट का जो एंजाइम होता है वो होगा माल्टेज। माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम किसका पाचन करेगा? इसके नाम से क्लियर है, माल्टोज का करेगा। और माल्टोज को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? तो ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ दिया जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। ये जो तीन एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये जो तीनों एंजाइम्स लिए अपनों ने, तीनों कौन सी कैटेगरी के एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन का काम करेंगे। इसके बाद अपने देखें, इसमें एंजाइम होगा एक इरेप्सिन। पहले ट्रिप्सिन निकला था, अब इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम होगा। ये इरेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? जो प्रोटीन है, प्रोटीन का पाचन पूरा कर देगा और प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा अमीनो अम्ल के अंदर, अमीनो एसिड में तोड़ दिया जाएगा, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाएगा। इसके बाद अपने इसमें एक एंजाइम होगा लाइपेज। लाइपेज लिपिड का एंजाइम होगा, वसा का। वसा का पाचन करेगा ये, और वसा को किस में बदल दिया जाएगा? तो वसीय अम्ल में प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से छोटी आंत में पाचन की क्रिया कंप्लीट हो जाती है। और पाचित होने के बाद जो भोजन है, जो कार्बोहाइड्रेट है, शर्करा, वो मोनोसेकेराइड में टूट जाएगी, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज प्रकार से। और प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में टूट जाएंगे, और वसा है वो वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाएंगे। तो यहां तक के पार्ट को अपने रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन की फॉर्मेट में लें अपने। यहां तक हो गया था अपना पहले, ये देखो आप। तो छोटी आंत का जो भाग होता है, दूसरा कुंडलित भाग है, और दूसरा तीसरा ज्यादा कुंडलित भाग है। इन दोनों भागों को नाम क्या क्या दिया था अपनों ने? एक तो जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के भाग है,
तो जेजुनम और इलियम वाले भाग में जो एंजाइम निकलेंगे वो उसकी दीवार से ही निकलेंगे, और दीवार से जो रस निकलता है तो कहते हैं सक्कस एंटेरिकस या आंतरीय रस। इस सक्कस एंटेरिकस या आंतरीय रस में एंजाइम होंगे, और मुख्य रूप से एंजाइम किसके होंगे? कार्बोहाइड्रेट के एंजाइम होंगे। तो अपने लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो एंजाइम है, सबसे पहले लैक्टेज। लैक्टेज ने पाचन शुरू किसका किया? लैक्टोज का। लैक्टोज किस में होती है? दूध में होती है। तो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ दिया गया, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। फिर अगला एंजाइम है सुक्रेज। सुक्रेज सुक्रोज को तोड़ेगा, सुक्रोज को तोड़ दिया जाएगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। फिर तीसरी कैटेगरी का है माल्टेज। माल्टेज पाचन करेगा माल्टोज का, और माल्टोज को दो ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ दिया जाएगा, दो ग्लूकोज के अणुओं में तोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से ये जो तीन एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेंगे, और कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल मोनोसैकेराइड में बदल दिया जाएगा, मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया गया। फिर अगली कैटेगरी का जो एंजाइम है वो है इरेप्सिन। इरेप्सिन पाचन किसका करेगा? प्रोटीन का पाचन करेगा, और प्रोटीन को तोड़ दिया जाएगा अमीनो एसिड के अंदर, अमीनो अम्ल में टूट जाएगा भाग। और एक कैटेगरी का एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज पाचन करेगा वसा का, और वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ दिया जाएगा। वसा का पाचन भी पूरा हो गया। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों की पाचन की क्रिया मुख से शुरू हुई थी, और छोटी आंत का जो लास्ट वाला भाग है इलियम, वहां तक पाचन की क्रिया पूरी हो जाएगी। और जो पचित भोजन होगा, जो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ चुका है, उस पचित भोजन का फिर क्या है कि जो छोटी आंत है, इस प्रकार से इसकी संरचना बनाए। ये छोटी आंत लिया अपनों ने, इस छोटी आंत के अंदर ऐसे अंगुली नुमा उभार होते हैं, अंगुली नुमा उभार होंगे ऐसे, और इस पे भी माइक्रो होते हैं, ऐसे धागे से होते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इससे क्या होता है? इनको कहते हैं माइक्रोविलाई, विलाई और माइक्रोविलाई। तो इनका जो सरफेस एरिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो बढ़ जाता है के कारण। तो छोटी आंत के अंदर कौन सी संरचना ली अपनों ने? विलाई, और विलाई के ऊपर भी क्या है? माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। तो ये अंगुली नुमा उभार होते हैं, और ये भोजन के अवशोषण का काम कराने में सहायता करते हैं। भोजन का क्या होगा? अवशोषण होगा। डाइजेस्ट फूड को अब्जॉर्ब किया जाएगा, वापस डाइजेस्ट फूड अब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड में चला जाएगा। अब अपना जो भोजन है वो छोटी आंत से अवशोषित होकर ब्लड में चला गया, और जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज, वो जो ग्लूकोज था आंतों के अंदर, छोटी आंत में, उसको विलाई और माइक्रोविलाई ने अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करके उसको ब्लड में छोड़ दिया गया। तो ब्लड में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, ब्लड का हार्मोन है इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन उस ग्लूकोज को बदल देगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन बड़ा अणु होता है, ग्लूकोज के छोटे छोटे अणु खूब सारे जुड़कर एक बड़ा अणु बना देंगे, उस बड़े अणु को कहेंगे ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया फूड। अब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना है, इस प्रक्रिया को कहते हैं
ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब बनना, ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन हार्मोन की यदि कमी हो ब्लड में, तो ब्लड में जो ग्लूकोज गया वो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा, बहुत ही कम परिवर्तित हो पाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उस प्रॉब्लम को कहते हैं अपने डायबिटीज, डायबिटीज मेलाइटस, या साधारण भाषा में इसको कह देते हैं मधुमेह या शुगर की प्रॉब्लम होगी। तो मधुमेह या शुगर की जो दिक्कत है उनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ता है, टेबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में, और वो इंसुलिन जो बाहर से दिया जाएगा वो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां तक के पार्ट को अपने देखें, वापस को रिकॉल करें कि जो पचित भोजन होता है, छोटी आंत में पाचन का पूरा हो गया, तो पचित भोजन को छोटी आंत में अवशोषित किया जाएगा, और अवशोषित कौन करेगा, उसको विलाई करेगी। अंगुली नुमा उभार है, विलाई और माइक्रो विलाई। तो इनके कारण क्या होता है, अवशोषण का सतह ज्यादा बढ़ जाती है, भोजन का अवशोषण करने में आसानी हो जाती है। अवशोषित जो भोजन है वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तो विशेष रूप से ग्लूकोज के रूप में जाएगा, आंतों से ब्लड में जाएगा, और ब्लड में हार्मोन है इंसुलिन। ये इंसुलिन इस ग्लूकोज के अणुओं को जोड़कर एक बड़ा अणु बना दिया जाएगा, ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन स्टोर होता है अपने लीवर वगैरह के अंदर। तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण किसने कर दिया, इंसुलिन ने कर दिया, और इस बनने की प्रक्रिया को कहेंगे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का काम कर दिया गया। इंसुलिन हार्मोन की यदि कमी हो जाए, अग्नाशय ग्रंथि में कोई समस्या है, इंसुलिन कम बन रहा है, तो इंसुलिन कम बनेगा तो ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, और उस प्रॉब्लम को कहेंगे डायबिटीज मेलाइटस या मधुमेह रोग कह दिया जाता है। और ऐसे रोगियों को बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। और दूसरा, छोटी आंत के अंदर जो अमीनो अम्ल है उनका भी अवशोषण हो जाएगा, वसीय अम्ल का भी हो जाएगा, ग्लिसरॉल का भी हो जाएगा, तो वो वाले भाग ब्लड में जाते रहेंगे और शरीर के अनेक भागों में उनको संग्रहित कर लिया जाता है। छोटी आंत से भोजन अपना आगे जाएगा बड़ी आंत के अंदर। इस प्रकार से देखें, ये लास्ट में छोटी आंत थी, बहुत ही ज्यादा कुंडलित, ये छोटी आंत है, बहुत ही कुंडलित है। यहां से भोजन बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत वाला जो भाग होता है इसके अंदर अपने देखें, इस प्रकार की संरचना होती है बड़ी आंत की। बड़ी आंत मोटी ज्यादा होती है, का डायामीटर ज्यादा है, लंबाई कम होती है, इस प्रकार से बड़ी आंत है ये। क्यों ले अपने तो बड़ी आंत को देखें, क्यों स्ट्रक्चर है बड़ी आंत की। लास्ट में ये मालाकार ऐसे, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। इसके जो पार्ट लेते हैं, ये वाला भाग है सीकम, सीकम पार्ट होगा। अब ये कोलोन होता है भाग, इसका दूसरा भाग सीकम, कोलोन, और ये होता है भाग रेक्टम, मलाशय। सीकम, कोलोन, रेक्टम, मलाशय, प्रकार से। यहां ये अंगुली नुमा संरचना होती है जिसका शरीर में कोई काम नहीं होता है, ये कहलाती है अपेंडिक्स।
अपेंडिक्स संरचना है ये, अपेंडिक्स। इसके अंदर जो घास फूस खाने वाले जानवर होते हैं, गाय भैंस, उनके अंदर जो हरा चारा होता है, हरे चारे में सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है, तो सेलुलोज को पचाने में सहायता करती है अपेंडिक्स। स्पेशल जीवाणु होते हैं, लेकिन अपने भोजन में हरे चारे की मात्रा ज्यादा नहीं होती, तो अपना अपेंडिक्स भाग ऐसे ही पड़ा रहता है। उसमें कई बार इन्फेक्शन हो जाता है, तो अपेंडिक्स को काट के डॉक्टर्स अलग कर देंगे, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन कहलाती है। तो ये भाग है। अब बड़ी आंत ने क्या किया, जो अपचित भोजन है और जिसका पाचन होता ही नहीं है, जैसे विटामिन का नहीं होता है, जल का नहीं होता है, खनिज लवणों का नहीं होता है, तो विटामिन, खनिज लवण, जल आदि इन भागों को क्या कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, इन भागों को अवशोषित कर लिया जाएगा। और दूसरा, बड़ी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया होता है, ई कोलाई जीवाणु, ई कोलाई जीवाणु। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, अपचित जो भोजन है उसको मल में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार से मल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया हो जाएगी। तो ये बड़ी आंत के पार्टों को देखें, अपने कौन कौन से पार्ट लिए थे बड़ी आंत के। सबसे पहले आगे की तरफ ये ब्लाइंड होता है शेख सा, इस भाग को नाम दिया अपनों ने सीकम। सेकंड पार्ट है कोलोन, कोलोन भी जैसे असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग ऐसे कोलोन होती है। और ये है रेक्टम या मलाशय, और लास्ट में होता है मल द्वार। तो बड़ी आंत के अंदर क्या किया गया, जो विटामिन है, खनिज लवण है, जल है, इनका मुख्य रूप से अवशोषण कर लिया गया। और अपचित जो भोजन है उसको ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये मल में परिवर्तित कर देंगे, और मल द्वार से उसका उत्सर्जन हो जाता है। और अपेंडिक्स जो होता है वो पाचन तंत्र का मनुष्य के अंदर अवशेषी अंग होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है। सेलुलोज वगैरह ज्यादा खाते हैं, हरा चारा खाने वाले जानवरों में अपेंडिक्स काम करती है। इस प्रकार से ह्यूमन फिजियोलॉजी को अपनों ने जर्नल साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ा है, वहां से सामान्य बेसिक कंसेप्ट लिए अपनों ने। जहां तक मेरे को आशा है इसको थोड़ा रिवाइज और अच्छी तरह से करके पक्का कर लें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। जितेंद्र जी।